धारा 370 के हटने के बाद खुशहाली के रास्ते पर सरपट दौड़ता जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान इसे पचा नहीं पा रहा और इसीलिए वो घाटी का माहौल बिगाड़ने की लगातार कोशिशों में जुट गया है। उसकी परेशानी तब और बढ़ गई जब जम्मू कश्मीर में हो रही वोटिंग में जनता बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने लगी। रिपोर्ट देखिए। जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, मैं आपको बता दूं कि 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है, जिसके अंदर भारत के हिस्से में जो कंट्रोल में आज है 1,01,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, जो करीब 45% टोटल जम्मू कश्मीर का एरिया बनता है। और इस प्रकार से 35% एरिया 78,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान के कब्जे में है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी सुझाव देते रहे हैं कि 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यूएएन में दायर किया गया प्रस्ताव वापस लेकर पीओके को सेना हासिल कर सकती है। अब पीओके के यूएन में जाने का इतिहास भी जान लीजिए। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के फ्रंटियर प्रोविंस के करीब 5,000 कबायली ट्रक्स में भरकर कश्मीर आ गए। उन्होंने खुद को स्वतंत्रता सेनानी कहा। उन कबायलियों को पाकिस्तानी सेना के जवान लीड कर रहे थे। शुरुआती इलाकों पर कब्जे के बाद वो श्रीनगर की ओर बढ़ चले, जहां महाराजा हरि सिंह मौजूद थे। 24 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता मांगी। 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने कश्मीर के भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। 27 अक्टूबर 1947 की सुबह भारतीय फौज श्रीनगर की हवाई पट्टी पर उतरी। इसके बाद कबायलियों के खिलाफ भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला और उन्हें पीछे धकेलने लगी। 1 जनवरी 1948 को भारत ने कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठा दिया। 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम हो गया। भारतीय सेना खदेड़ने का काम करती है। उस समय अक्टूबर का महीना चल रहा था। आप सोच सकते हैं अक्टूबर से लेकर के 1 जनवरी 1948 तक आते आते जब भारत के प्रधानमंत्री, उस समय के मनोनीत प्रधानमंत्री, क्योंकि चुनाव हुए नहीं थे, वो एक फैसला करते हैं यूनाइटेड नेशन में और वहां पर सीज फायर लाइन, लड़ाई के जो सीज फायर की घोषणा की गई, जिसके उपरांत जहां पाकिस्तान की, हमारे भारत की सेना जहां तक पहुंच सकी वहां रुकना पड़ा। और उस समय अगर ये भारत की जो हमारे पॉलिटी थी, अगर थोड़ी बहुत अपना अकल से काम लेती तो भारतीय सेना को मात्र 5-10 दिन और मांग रही थी और हमारा पूरा पाकिस्तान के कबायलियों को हम खदेड़ सकते थे। पर दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। एक गलत फैसला हुआ, यूनाइटेड नेशन चले गए और जिसके कारण ये पीओके का पूरा कॉम्प्लेक्स इश्यू आज तक भारत भुगत रहा है। और मैं मानता हूं उसके कारण हमारे लाखों की संख्या में नागरिक और सेना के जवानों ने बलिदान दिया है। देश के अविभाज्य हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया, जिसकी टीस, जिसका दर्द पीएम मोदी को भी सताता रहा है, जो गाहे बगाहे उनकी जुबान पर आ ही जाता है। 7 दशक पुरानी कसक आज भी हर भारतीय के दिल में है। तभी 1994 में संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेने का संकल्प लिया। प्रस्ताव में कहा गया था कि पाकिस्तान के कश्मीर में कब्जे किए गए हिस्से को मुक्त करवाना ही समस्या का वैधानिक और इकलौता हल है। जहां तक मेरा मानना है, बिल्कुल समय आ चुका है। भारत की पार्लियामेंट ने 22 नवंबर 1994 के अंदर ये रिजोल्यूशन पास किया था, पाकिस्तान मस्ट वेकेट। और 5 अगस्त 2019 को भारत की पार्लियामेंट ने 370 हटाते हुए हाल ही के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे मोहर लगाई है। तो मैं मानता हूं सिर्फ समय का हेरफेर है। भारत लेगा, जरूर लेगा। Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital Mumbai, marketplaces and pilgrimage routes. The list is long. The real truth is that Pakistan covets our territory and in fact has continuously used terrorism to disrupt elections in Jammu and Kashmir. We know that Pakistan will seek to counter the truth with more lies. Repetition will change nothing. Our stand is clear and needs no reiteration. अपने पड़ोसी हिंदुस्तान की खुशहाली में खलल डालने का कोई मौका नहीं चूकने वाला पाकिस्तान
अब दोस्ती का ढोंग भी नहीं कर सकता। देश में पाकिस्तान के चुंगल से पीओके को छुड़ाने की मांग जोर शोर से उठ रही है। कई लोग जंग तक की वकालत करते देखे सुने जाते हैं, लेकिन सच यही है कि ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है। मिलिट्री अकेली से कोई भी युद्ध नहीं जीता जाता है। आज का जमाना जहां युद्ध जीतने के लिए सैन्य शक्ति चाहिए, डिप्लोमेटिक पावर चाहिए, पॉलिटिकल पावर चाहिए, इकोनॉमिक माइट चाहिए, और कंट्री के अंदर हम सब लोग एक खड़े हो, ऐसा होना चाहिए। और पॉलिटिकल पावर के साथ साथ पॉलिटिकल यूनिटी चाहिए। जो देश के अंदर मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे देश के अंदर जो देश विरोधी मानसिकता को समर्थन करते हैं, पाकिस्तान और चीन की आवाज का समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए कड़ा कानून बनना चाहिए जिससे कि कभी वो इस तरह की आवाज नहीं उठा सके, हमारे सेना का मनोबल और देश के विपरीत कोई बात कह सके। ये मेरा मानना है। और मैं आपके इस मेरे इनविटेशन, मेरे को आपने बुलाया अपने चैनल पे, आपका बहुत बहुत आभारी हूं और उम्मीद करता हूं आपकी इस बात के माध्यम से आने वाले समय में भारत अपनी हर इंच को वापस लेगा। पीओके ही नहीं, कश्मीर से भी वापस लिया जाएगा। पाकिस्तान के प्रति अमेरिका का रवैया दोहरा रहा है। दूसरी बात, पीओके में चीन के भी हित है। इसीलिए माना जा रहा है कि पीओके हासिल करने के लिए भारत के छेड़े गए युद्ध के खिलाफ पाकिस्तान और चीन साथ आ सकते हैं। जाहिर है पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने के अपने खतरे हैं, तभी कई जानकार सैन्य कार्रवाई के बदले कूटनीतिक उपायों को ज्यादा कारगर मानते हैं। जो मामला है इसमें मैं मानता हूं ये सेना का अकेले का रोल नहीं हो सकता। आपने देखा कि किस प्रकार से पाकिस्तान कमजोर पड़ रहा है और वहां के लोग जो हमारे भारतीय हैं, जो पीओके में अंदर है, वो खुद आवाज उठा रहे हैं कि हमें भारत में मिलना है। तो मैं मानता हूं ये क्रांति का आगाज हो चुका है। भारतीय सेना की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो अपने फॉरवर्ड फ्रंटियर्स को ऑक्युपाई करनी पड़ेगी। और जैसे भारतीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बताया कि हम सदैव सैनिक तैयार हैं, भारत सरकार को फैसला करना है। दुनिया जानती है कि अपने दावों के उलट पाकिस्तान पीओके के नागरिकों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करता है। बात चाहे रोजगार की हो, विकास की हो, शिक्षा की हो या फिर स्वास्थ्य सेवाओं की, हर मोर्चे पर पाकिस्तान और वहां की स्थानीय सरकार बुरी तरह नाकाम रही है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला ये इलाका पिछले कई दशकों से तमाम तरह की दुश्वारियां झेल रहा है। जानकारों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में किए जा रहे भारत के विकास कार्यों से प्रभावित होकर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के बाशिंदे खुद ही बैरियर्स तोड़कर जम्मू कश्मीर में मिल जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे जर्मनी के नागरिकों ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी का विभाजन हुआ तो सैकड़ों कारीगर और व्यवसायी रोजाना पूर्वी बर्लिन को छोड़कर पश्चिमी बर्लिन जाने लगे थे और इसकी वजह पश्चिमी बर्लिन की संपन्नता थी। वहां जिंदगी बसर करना आसान था। भारत जापान को पीछे छोड़कर एशिया पावर इंडेक्स में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है, जो पूरी दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव का सबूत है। 2024 एशिया पावर इंडेक्स की खास बात यह है कि रीजनल पावर रैंकिंग में भारत का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा कई जानकार वैश्विक मंच पर भारत की दमदार स्थिति से आश्वस्त हैं। वे कह रहे हैं कि हर जगह भारत की तूती बोल रही है। पूरी दुनिया में पीएम मोदी का जलवा है। मोदी लीडर से ग्लोबल लीडर तक का सफर तय कर चुके हैं, तो भारत इस स्थिति को क्यों ना भुनाए। कि भारत बिल्कुल पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से मौजूदा हमारी लीडरशिप पॉलिटिकल के अंदर मजबूत हुआ है, जहां सैन्य ताकत बढ़ी है, जहां पर टेररिज्म के खिलाफ काम हुआ है, जहां पर सीडीएस की नियुक्ति हुई है, जहां पर सैनिकों के सम्मान के अंदर राष्ट्रीय स्मारक बने हैं, सैनिकों ने सम्मान से जुड़ी हुई बहुत बहुत चीजें हुई हैं, तो मैं मानता हूं देश का मनोबल ऊंचा है और जरूर लिया जाएगा। कुल मिलाकर जरिया चाहे जो भी हो, पर पीओके का भारत में मिलना तय है। बस सही वक्त का इंतजार है। पीओके हासिल करने को लेकर मोदी सरकार अपने इरादे जाहिर करती रही है, इसीलिए भारत की दहाड़ से पाकिस्तान कांप रहा है। और ऐसा स्वाभाविक भी है, क्योंकि आतंकिस्तान मोदी सरकार के पराक्रम का स्वाद चख चुका है। उसे पता है कि हिंदुस्तान की सत्ता पर वो शख्स काबिज है जो असंभव को समझने का मादा रखता है, अपने कारनामों से दुनिया को चकित करता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आखिरकार कश्मीर एक बार फिर से सुर्खियों में ही नहीं है, बल्कि कश्मीर के अवाम इस जागरूकता का परिचय भी दे रही है कि कैसे वे अपना
अपनी सरकार के चुनाव में भागीदारी निभा रहे हैं, कैसे विकास को लेकर के सोच रहे हैं, लेकिन इसका दर्द हो रहा है पड़ोसी पाकिस्तान को। वो पाकिस्तान जो लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी गलत नीतियों की वजह से, दहशतगर्दी फैलाने की नीयत की वजह से लगातार शर्मसार होता रहा है। वो पाकिस्तान एक बार फिर से कश्मीर पर अपनी राय दे रहा है। आज के इस व्यक्ति विशेष में फिलहाल